दिस इज आवर न्यू टॉपिक, रिव्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंप्रेसिबल फ्लोज के हवाले से हम स्पेसिफिकली इसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जो डिस्कस होनी है, स्पेसिफिक एनर्जी को हमने डिस्कस किया हुआ था, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कहा था कि देख के आएंगे आप लोग, और एंथैल्पी एंट्रोपी क्या होती है, ठीक है ना। तो उन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने देखना है, उसकी डेफिनेशंस के हवाले से यहाँ पर हम देखते रहते हैं साथ साथ कि क्या ये चीज़ें हैं। प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस may be related by an equation of state। ओके जी, किसी ये जो प्रॉपर्टीज हैं, फ्लूइड फील्ड प्रॉपर्टीज, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर जो हैं, तो आप लोग इन तमाम को किसी भी इक्वेशन ऑफ स्टेट के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। Although many substances are complex in behavior, experience shows that most gases of engineering interest at moderate pressure and temperature are well represented by ideal gas equation of state। तो इनमें से वो कह रहा है कि हम ज़्यादातर जो गैसेस हैं उनको जो डिस्क्राइब किया जाता है इंजीनियरिंग में, वो ज़्यादातर आइडियल गैस इक्वेशन से उनको डिनोट करते हैं हम। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है जी? आइडियल गैस इक्वेशन इज P इज इक्वल टू रो आर टी। याद है आप लोगों को पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के नाम से शायद कभी आप लोग पढ़ते रहे होंगे इसको, आइडियल गैस इक्वेशन। जी सर। ओके, वेयर आर इज यूनिक कांस्टेंट फॉर ईच गैस। और वैसे तो आप लोग आइडियल गैस कांस्टेंट के नाम से पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर ये जो आर लिखा हुआ है, ये आइडियल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास है। आर इज इक्वल टू आर यू विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। its value is in terms of Newton meter per kg mole dot Kelvin, या फिर ये उसने जो है रैंकाइन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, पाउंड मासेस और पाउंड फोर्स के फॉर्म में। एंड mm is the molecular mass of the gas। Although the ideal gas equations is derived using the using a model that has unrealistic assumption that gas molecules that the gas molecules take up zero volume। अच्छा ये याद रखें, जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको, उसकी जो assumptions है ना, वो बड़ी अजीब सी हैं। दोनों assumptions के हमारे पास इनका जो वॉल्यूम है वो जीरो हो सकता है, यानी कि पॉइंट मासेस हैं ये। और दूसरा, दे डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इनका जो असर है वो नहीं है। हालांकि हमें पता है कि गैसेस चाहे उनको जितना मर्जी कंप्रेस कर लिया जाए, उनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम मौजूद रहता है। और ऐसे ही दूसरी बात ये कि मतलब पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट इसको जो है इकट्ठा नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, दूसरी assumption यहाँ पर उसने कहा कि ये भी अनरियलिस्टिक सी है कि आपस में इंटरेक्ट नहीं करते इसके मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल हाँ ठीक है कि एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इनके दरमियान में सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद इनके दरमियान में जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन या फिर जो इंटरैक्टिव फोर्सेज हैं वो अपना रोल प्ले किसी हद तक जरूर करते हैं। ठीक है ना बेटा जी। तो ये उसने एक पर्टिकुलर एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इसी तरह की कि हमारे पास ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं इन टू केसेस। द आइडियल गैस हैज other features that are useful. In general, the internal energy of a simple substance may be expressed as a function of two independent properties, nu and t। कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम 1/ρ जो कि डेंसिटी का रेसिप्रोकल है यहाँ पर, तो वो फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास वो न्यू स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होती है, यूं कह लें कि इन पे डिपेंड कर रही होती है। तो डी यू जो है, तो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो टोटल चेंजेस हैं, याद है बेटा जी आप लोगों को कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन मोर देन 2 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हो तो उसकी जो चेंजेस हैं डी यू इज इक्वल टू पार्शियली और पार्शियल टी डी टी प्लस पार्शियली और पार्शियल वी डी वी। और ये हमेशा याद रखनी चाहिए आप लोगों को बात कि जब आप लोग इस कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखते हैं, ये फॉर्मूला जब भी आप लोग राइट कर रहे होते हैं, तो जब ये
फर्स्ट टर्म लिखेंगे पार्शियल यू और पार्शियल टी की, तो तब जब आप लोग इस टर्म को लिख रहे होते हैं, तो जब आप इस फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, तो जब u के अंदर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, तो v, ये एट v लिखने का मतलब क्या है? ये मतलब है कि हमारे पास एट v कांस्टेंट, मतलब ये कि चेंजेस इन t टेकिंग v कांस्टेंट, और ये हमारे पास क्या है? चेंजेस इन v, v नहीं है बेसिकली, ये न्यू है बेटा जी। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों तक? कोई एक बच्चा अनम्यूट कर ले अपने आप को। जी सर, आवाज आ रही है। शफीक और अलीना, सिर्फ 2 लोग कर लें अपने आप को अनम्यूट। ओके, ठीक है सर। पार्शियली और पार्शियलिटी, मतलब ये एट कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमने टोटल चेंजेस को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। ओके जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, ये उसने जो है ना, मैं ये एनोटेशन खत्म कर लेता हूँ। partially or partial T at constant V. This is specific heat at constant volume. इसका एक स्पेशल नेम है सी न्यू या सी वी भी, मतलब आप इसको कह सकते हैं। मैं बार बार इसको न्यू के टर्म में देख रहा हूँ, सी वी कह लेता हूँ इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम के हवाले से। स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो वी के हवाले से इसको रीड करते हैं, बल्कि वी ही है शायद यहाँ पर। ओके, so that du is equal to cv dt plus partial u over partial v at constant temperature into dv। तो इसकी जगह पे हमने cv राइट कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। In particular, for ideal gas, it can be shown that the internal energy u is a function of temperature only. So, आइडियल गैस के हवाले से एक और बात है कि आइडियल गैसेस की फॉर्म में जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब अगर अकेला फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वो जीरो हो जाएंगे। तो इन चेंजेस को मैं इस टर्म को जीरो ले सकता हूँ। तो ये टर्म जब खत्म हो जाएगी तो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी बच जाएगा सिर्फ। ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, ठीक है ना जी, कि हमारे पास क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है वो और जो ये चेंजेस इन टेम्परेचर है, चेंजेस इन इंटरनल एनर्जी और चेंजेस इन टेम्परेचर, दे आर इंटर रिलेटेड विद सी वी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इसी तरीके से एंथैल्पी की तरफ। कि एंथैल्पी क्या है जी हमारे पास? एंथैल्पी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। एंथैल्पी को जब भी आप लोग डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? ओके, ये इंटरनल एनर्जी और ये P और ये साथ में बेसिकली V है बेटा। 1 ओवर रो जो है ये क्या है? बेसिकली V। तो एंथैल्पी इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। फॉर एन आइडियल गैस P इज इक्वल टू रो RT, तो वो वैल्यू P की जगह पे रो RT लिखेंगे तो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये U प्लस RT बच गया। तो सिंस U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस, तो H जो है वो भी हमारे पास जो एंथैल्पी है वो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। तो एंथैल्पी यहाँ पर V और T का फंक्शन है। वो कह रहा है कि हमारे पास अगर एंथैल्पी का रिलेशन लिखना चाहें तो अगर ये फंक्शन ऑफ V और T हो, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा उसने, we can obtain a relation between H and T by recalling once again the simple substance and the property that can be expressed as a function of any two other independent properties। यानी कि H जो है वो फंक्शन ऑफ V और T, वैसे ही इंटरनल एनर्जी के लिए जैसे था, तो यहाँ पर जो H है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ P एंड T हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास अगर आप लोग चेक करें
P इज इक्वल टू रो आर टी है, तो ये हमारे पास P प्रेशर पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर एच जो है एंथैल्पी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करे और पी पे भी डिपेंड करे, तो उसके अंदर जो टोटल चेंजेस हैं इस तरीके से डिस्क्राइब की जाएंगी। लेकिन एंथैल्पी जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है उसका एक अपना नाम है, पार्शियल एच बाय पार्शियल टी एट पी। इसका अगर मैं सी पी नाम रख लूँ तो ये डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी पी। और ये हमने कहा हुआ है कि आइडियल गैसेस की फॉर्म में ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू पी जीरो हो जाएंगी, जैसे अभी हमने पिछले केस में किया। तो डी एच बाई डी पी जो है वो हम जीरो ले लेंगे, तो डी एच की जो वैल्यू आ गई है वो सी पी डी टी आ गई। तो एक वैल्यू जो हमने पहले ली है डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास डी एच इज इक्वल टू सी पी डी टी। तो एच जो है हमारे पास यू प्लस आर टी था, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस आर हमारे पास कांस्टेंट है तो डी टी। अब दोनों की वैल्यूज, डी एच की वैल्यू सी पी डी टी जो हमने फाइंड आउट की थी और डी यू की वैल्यू सी वी डी टी, तो दोनों वैल्यूज लिखेंगे तो सी पी डी टी इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आर डी टी। सब में डी टी मौजूद है तो डी टी आप लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर या सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये सी पी और सी वी का रिलेशन है, या यूं भी कह सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, या आप लोगों को इसकी डेरिवेशन आ सकती है, शो दैट सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, या फिर यूं कह सकते हैं it tells us that specific heats of an ideal gas is changes with the temperature at the same rate। यानी कि यूं कह सकते हैं specific heat at constant pressure minus specific heat at constant volume is equal to R, या difference in specific heats remains constant and that is equal to the R। R basically constant ही है यहाँ पर ना। Okay, the ratio of specific heat Cp ओवर Cv की एक रेशो का अपना एक मखसूस नाम भी है, Cp ओवर Cv इज इक्वल टू K। तो आप लोग यहाँ पे इस Cp की जगह पे यहाँ से देखें ना, Cp इज इक्वल टू Cp ओवर Cv इज इक्वल टू K है, तो Cp की वैल्यू यहाँ से KCV आ जाएगी ना। Cp की वैल्यू क्या आएगी? KCV। तो Cp की वैल्यू यहाँ पर जब आप लोग पुट करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगी? Cp की ये वाली वैल्यू आ जाएगी के आर ओवर के माइनस वन, यानी कि आप लोगों ने सी वी की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर, तो सी पी की वैल्यू आ जाएगी, सी वी की पुट करेंगे तो सी पी की पुट कर देंगे तो सी वी की वैल्यू आ जाएगी, और सी वी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी पी की आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, फिर क्या है जी ये हमारे पास, अच्छा ये जो वैल्यूज आई हैं U2 माइनस U1 इज इक्वल टू सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन, ये कहाँ से आई हैं? ये वहीं से आए जो हमने स्टार्ट में वैल्यूज लिखी, डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। तो जब इसको U1 से U2 तक इंटीग्रेट करेंगे और टेम्परेचर T1 से T2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी यू कन्वर्ट हो जाएगा U2 माइनस U1 में, और ये डी टी कन्वर्ट हो जाएगा T2 माइनस T1 में। तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू सी वी इंटू T2 माइनस T1, ये आ गई वैल्यू। क्लियर है बेटे बात ये? यस सर। इसी तरीके से ये H2 जो DH वाली वैल्यू थी ना CP सर यहाँ से दोबारा करवा दो भैया, अभी हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी ना पहले कि DU इज इक्वल टू CV dt, जी सर। उसको इंटीग्रेट कर दिया तो DU को इंटीग्रेट करेंगे तो U2 माइनस U1 आ जाएगा। अब CV जो है ये तो कांस्टेंट है तो DT इंटीग्रेट होगा जो कि T2 माइनस T1 है। इसी तरह DH हमने कहा हुआ है CP dt, तो DH को इंटीग्रेट करेंगे तो H2 माइनस H1 आ जाएगा, और DT को इंटीग्रेट करेंगे तो T2 माइनस T1 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन भी आप लोगों को ड्राइव करने के लिए आ सकती है। ठीक है जी, ये उसके बाद जो हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो रिलेशंस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए देखे थे, ये इसके बाद जो ड्राइव किए हुए हैं ये आप लोगों ने इसको देखना है। ये नेक्स्ट हम क्लास में डिस्कस करेंगे आप लोगों से, जो प्रीवियस इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस की फीडबैक लेने के बाद। ओके, मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट अपना। ये उसका रिव्यू है जस्ट, जिसमें से आप लोगों ने क्या काम करना है, Cp माइनस Cv का जो रिलेशन है उसकी डेरिवेशन करनी है। कर लेंगे ना बेटा वहां से?
जी सर कर Yes, लेंगे। sir. नेक्स्ट वाला सर वो नहीं करना जो नेक्स्ट आपने वाला कहा है। उसको करके आएंगे जब, तो फिर मैं डिस्कस करूंगा ना। आज आप लोगों को क्या साइन किया था कि एंथैल्पी और एंट्रोपी की डेफिनेशन, तो उससे रिलेटेड रिजल्ट हमने ले लिए। जी सर। तो नेक्स्ट जो उसको देख के आएंगे, क्योंकि उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस है, मुझे फिर वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज सारी डिस्कस करनी पड़ेगी ना एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। तो आप जी लोगों सर। ने रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एडियाबेटिक इन तीनों की डेफिनेशन देख के आने, ताकि उसको फिर डिस्कस हम करेंगे ना। जी सर। ओके, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। ये एक वेटिंग रूम में कुछ लोग आए हुए हैं, उसको सर्व कर लो। ये मोहम्मद हसनैन आबिद हैं, कोई भी बेटे ये बात याद रखिएगा, आप लोग इररेलेवेंट चैट्स यहाँ पर नहीं करेंगे। इट मीन्स आप लोग लेक्चर में बिजी नहीं है, यहाँ पर आप लोग अपना कोई और काम कर रहे हैं। ओके, मैंने आप लोगों की सेटिंग चेंज कर दिया, आप सिर्फ मुझसे अब इंटरेक्ट करेंगे। ओके, स्पीड ऑफ साउंड नेक्स्ट है हमारे पास, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड से रिलेटेड हमने एक नंबर पढ़ा था, एम, कैपिटल एम, मैक नंबर। तो बताएगा वो क्या था? Mac number को. Hello. जी जी, आवाज आ रही है मुझ तक आपको। सर स्पीड ऑफ फ्लूइड को जब हमने स्पीड ऑफ साउंड से डिवाइड किया था तो हमारे पास मैक नंबर आया था। हाँ, फ्लो स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड को आपस में जो रेशो थी V/C, दैट वाज मैक नंबर। और ये हमारे लिए बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट नंबर है, इसको बहुत ज़्यादा हमने डिस्कस करना है, ना सिर्फ अब बल्कि नेक्स्ट भी हम अपने लेक्चर्स में इसको डिस्कस करते रहेंगे, और भी डिफरेंट लेक्चर्स के दौरान। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है। A beginner to compressible studies might wonder that on earth sound has to do with the speed present in a flow. अच्छा, ये स्पीड ऑफ फ्लो ये हम डिस्कस करने लगे हैं अब, जिसके लिए हमें मैक नंबर का सहारा लेना पड़ेगा और स्पीड ऑफ साउंड का सहारा लेना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो जो वाटर ट्रेवल, मतलब थ्रू लिक्विड या थ्रू बेसिकली फ्लूइड ट्रेवल कर रही होती है, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड को हम सी ले लेते हैं, और जिनकी स्पीड जिन फ्लोज की स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है उनका मैक नंबर <1 होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, सबसोनिक कहते हैं। इसी तरीके से जिनकी स्पीड ऑफ साउंड की इक्वल स्पीड होती है उनको सोनिक कहते हैं, और जिनकी स्पीड ऑफ साउंड से, जिन फ्लोज की स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है उनका नाम क्या है, सुपरसोनिक है। और हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी जो कि 5 टाइम मोर देन स्पीड ऑफ साउंड से मूव कर रहे होते हैं, उनका एक अपना स्पेसिफिक नेम है, हाइपरसोनिक। याद है ना बेटे? यस सर। ओके, we will learn that the behavior of subsonic and supersonic flows can be completely different. तो हम सबसोनिक और सुपरसोनिक फ्लोज का जो बिहेवियर है वो यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था जो यहाँ पर हमारे दोबारा काम आएगा, मैक नंबर, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। वी यहाँ पर स्पीड है, स्पीड ऑफ द फ्लूइड है,
या फिर एयरक्राफ्ट है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम बाज़ बात जिस तरह हाइपरसोनिक फ्लूइड की नहीं सिर्फ बल्कि हाइपरसोनिक जेट्स की भी बात करते थे, याद है, सुपरसोनिक जेट्स, हाइपरसोनिक जेट्स, तो वो एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। ओके जी, m लेस देन 1 और m ग्रेटर देन 1 ये सबसोनिक और सुपरसोनिक फ्लोज हैं। इन एडिशन वी मेंशन इन सेक्शन 12.1 ये वो कह रहा है, ये एक एग्जांपल थी जहां पर मैक नंबर 0.3 था। अच्छा, ये एक एग्जांपल को डिस्कस किया हुआ है। मैं यहीं से बात करता हूं जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन इम्पोज किया है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड है फ्लूइड मैकेनिक्स में क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से जो कंपैरिजन है वो सिग्नल्स, जब हम ट्रैवल करवाते हैं सिग्नल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जब बात होती है सिग्नल्स की, तो उनका कंपैरिजन स्पीड ऑफ साउंड के साथ ही किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। और जब हम जेट्स की भी बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी बात की हाइपरसोनिक जेट्स या सुपरसोनिक जेट्स, तो वहां पर भी जेट्स की जो स्पीड है उसका कंपैरिजन स्पीड ऑफ साउंड के साथ किया जा रहा है हमारे पास। ओके, तो मैं हमारा जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कंसीडर प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड वेव ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रेंथ इनटू एन अनडिस्टर्ब्ड मीडियम एज शोन इन फिगर। क्या चीज ट्रैवल कर रही है जी? दो चीजें आप जरा ध्यान से देखनी है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव ट्रैवल कर रही है, ये नजर आ रही है आप लोगों को ये वेव? जी सर। अच्छा, ये है साउंड वेव। ये कहां से ट्रैवल कर रही है? अनडिस्टर्ब्ड मीडियम में से। ये जो मीडियम है ना, ये अनडिस्टर्ब्ड मीडियम है जिसमें अभी वेव नहीं आई। उसकी डेंसिटी रो है, उसकी स्पीड शुरू में कुछ भी नहीं है, उसका जो प्रेशर है वो पी है। यहां तक बात क्लियर है? ये अनडिस्टर्ब्ड मीडियम है। अच्छा, ये जो वेव है ना साउंड वेव, ये इधर से ऑब्जर्वर जो है ना वो स्टेशनरी है, वो चुप करके अपना देख रहा है चीजों को। ये जो साउंड वेव ट्रैवल कर रही है किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है? अच्छा, मुझे ये बताएं, जब चाहे साउंड वेव ही हो, ये कोई फिजिकल मीडियम नहीं है, कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये वेव है सिर्फ साउंड वेव, ठीक है ना। साउंड वेव जब अनडिस्टर्ब्ड मीडियम में से गुजरेगी तो क्या ख्याल है, उसको किसी हद तक तो हिलाए जुलाएगी ना। जैसे हमारे जी सर। जो कान के पर्दे हैं, एयर ड्रम्स हैं, इनको आके साउंड वेव जब स्ट्राइक करती है तो वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस करती, जिसकी वजह से हम सुन पा रहे होते हैं। तो ये मतलब अपना थोड़ा बहुत इफेक्ट तो डालेगी ना। तो क्या कर देगी जब ये साउंड वेव गुजर रही है जहां जहां से? अच्छा, इससे आगे वाला एरिया वो है जो अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ इसकी वजह से, ये पीछे वाला एरिया वो है जो इसकी वजह से अब क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो चुका है। अच्छा, अब डेंसिटी कितनी रहेगी? रो प्लस डी रो, चेंज आ गई ना। वेलोसिटी क्या होगी? वी एक्स प्लस डी वी एक्स। वी एक्स 0 थी तो ये वेलोसिटी। अच्छी, वेलोसिटी क्यों आ गई? तो भाई वेलोसिटी इस वजह से आ गई कि जिस तरह एयर ड्रम्स को आके साउंड वेव वाइब्रेट करती है, वैसे थोड़ा बहुत हिलाए जुलाएगी ना उस अनडिस्टर्ब मीडियम को भी, तो उस वेलोसिटी का नाम क्या रख दिया हमने? dvx। अच्छा, प्रेशर क्या हो गया? p प्लस dpx। ये अनडिस्टर्ब मीडियम नहीं रहा, अब क्या हो गया है इधर? डिस्टर्ब्ड मीडियम हो गया। अच्छा, अब चलते हैं दोबारा अपने कि एक साउंड वेव आती है जिसकी बहुत स्मॉल स्ट्रेंथ है और आके डिस्टर्ब करती है। We are interested in relating the speed of wave propagation c to the fluid property change across the wave। हम क्या करते हैं कि जिसकी स्पीड c थी वेव की, वो आके क्या चेंजेस लेके आती है? If pressure and density in the undisturbed medium ahead of the wave are denoted by, अगर उस वेव से पहले जो प्रेशर और डेंसिटी है p और रो है,
तो उसके बाद जो चेंजेस आएंगी वो चेंजेस बनेगी P प्लस डी पी प्लस पी प्लस रो प्लस डी रो। वेव प्रोपगेशन इनटू स्टेशनरी फ्लूइड, उससे पहले जो स्टेशनरी फ्लूइड था, स्टेशनरी फ्लूइड का मतलब है कि वेलोसिटी जीरो थी पहले, ये देखें यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी पहले, जीरो थी। स्टेशनरी फ्लूइड को आके डिस्टर्ब कर रही है, तो उसके बाद जो वेलोसिटी बच गई है वी एक्स जो है वो पहले जीरो थी, तो मैग्नीट्यूड बिहाइंड वी एक्स प्लस डी वी एक्स है, लेकिन वी एक्स जीरो थी, तो हमारे पास बाद की वेलोसिटी डी वी एक्स बच। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी कि इनफाइनाइटेसिमल जो स्ट्रेंथ है वो वेव जब आती है तो शुरू में क्या सिचुएशन थी, बाद में क्या होगा। अब आते हैं दूसरी यस तरफ। सर। द फिगर ए जो अभी हमने डिस्कस की है, अपीयर अनस्टेडी टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर viewing the wave motion for a fixed point on the ground. However, the flow appears steady to the observer located on an inertial control volume moving with a segment of wave as shown in the figure. पहले वाले में क्या था जी, स्टेशनरी ऑब्जर्वर था। अब ऑब्जर्वर ऐसा है जो वेव के साथ हल्का फुल्का चल रहा है, इनफाइनाइटेसिमल कंट्रोल वॉल्यूम ट्रैवल कर रहा है। अब मुझे एक बात बताएं बेटा, अगर ये इनफाइनाइटेसिमल कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है ना, इनर्शियल कंट्रोल वॉल्यूम का नाम दे दिया उसने, अच्छा ये भी वेव के साथ मूव कर रहा है। अब जब ये मूव करेगा तो अब मुझे एक बात बताएं, उसने सी स्पीड ये इधर लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? सर आवाज कट रही है आपकी। अच्छा सुन लें, दोबारा बता देता हूं। कभी आप लोगों ने एग्जांपल इससे पहले हमने एक दफा डिस्कस की थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि हम जब बॉल को थ्रो करते हैं थ्रू एयर, तो हम ये कहते थे कि बॉल जब ट्रेवल कर रही है ना एयर में से, तो यूं है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है थ्रू फ्लूइड, उसकी कोई स्पीड है। हम इसी मॉडल को ऐसे भी तो देख सकते हैं कि बॉल स्टेशनरी है, फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कह सकते हैं ना। यस सर। तो वेव का सी स्पीड के साथ इधर जाना बिल्कुल वैसे ही है कि अगर इसके ऊपर कोई कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया जाए तो वो सी स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और ये वेव अपनी जगह पे खड़ी हो, यस सर। ठीक है ना। तो ये इस वेव को स्ट्राइक करने से पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं रो सी और पी थी, सी स्पीड के साथ इनफिनिटेसिमल कंट्रोल वॉल्यूम आया, जब वेव में से गुजर के जाएगा तो चेंजेस आ चुकी होंगी, डेंसिटी रो प्लस डी रो हो जाएगी, प्रेशर पी प्लस डीपी हो जाएगा, और वेलोसिटी जो है वो सी माइनस डीवी हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि सी स्पीड के साथ ये कंट्रोल वॉल्यूम मूव कर रहा था, लेकिन जब वेव आ जाती है, जब डिस्टरबेंस आ जाती है, तो वो उसकी स्पीड इस डिस्टरबेंस की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू एक्स एक्सिस कितनी स्पीड पैदा होती थी बेटे? डीवी डीवीएक्स। तो वो स्पीड इसमें से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इस वेव के गुजरने की वजह से कुछ पार्टिकल डीवीएक्स स्पीड के साथ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। यानी कि कुछ पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, किस स्पीड के साथ? ये कौन बोल रहा है बेटे? आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही। जी सर। ये अभी कौन बात कर रही थी जिनकी आवाज नहीं आ रही थी? क्वेश्चन शायद पूछना चाह रहे थे। अच्छा बहरहाल ये स्पीड की बात हुई है, हमने स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों जगह पे पहले और बाद में डेंसिटी, वेलोसिटी और प्रेशर की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम इन दोनों सिरों पर क्या लगा लेते हैं, कंटिन्यूटी और मोमेंटम इक्वेशन, जो हमारी गवर्निंग इक्वेशंस हैं वो अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब टाइम हमारे पास रह गया टोटल 3 मिनट इस मीटिंग के एंड होने का, तो इसकी जो गवर्निंग इक्वेशंस हैं वो हम अप्लाई करवाएंगे
नेक्स्ट मीटिंग में आफ्टर 7 to 8 मिनट्स जो है ना वो इंशाल्लाह हम दोबारा मीटिंग करेंगे।